आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में MA पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग MPS 001 और MPS 003 के कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो भी ना देखा हो आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शीत युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शीत युद्ध। शीत युद्ध का जो आरंभ है वो 1945 में हुआ। शीत युद्ध का अर्थात यह होता है कि यह युद्ध दो महाशक्तियों के बीच लड़ा जाता है और यह युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाता है। यह एक विचारात्मक लड़ाई होती है, यानी अपने अपने विचार को उच्च दिखाने के लिए यह लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में दोनों शक्तियां कभी आमने सामने नहीं आती हैं, क्योंकि वह इस चीज़ को समझती हैं कि अगर वो दोनों महान शक्तियां आपस में भिड़ती हैं तो इससे भारी प्रलय हो सकता है और फिर उसके बाद वो दोनों के दोनों उबर उससे ना पाएं। इस कारण यह दो महान शक्तियां आपस में लड़ाई ना करके एक अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई करती हैं। इस लड़ाई ऐसी लड़ाई को शीत युद्ध कहा जाता है, यानी कि कोल्ड वॉर कहा जाता है। जो शीत युद्ध था यह 45 वर्ष तक चला और सोवियत संघ के विघटन के साथ 1990 में यह खत्म हो गया। सोवियत संघ का जो क्षेत्र था वो रशिया के साथ उसके इर्द गिर्द वाले जितने भी क्षेत्र थे यह सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे। तो इनके विघटन के साथ 1990 में शीत युद्ध खत्म हो। शीत युद्ध में यह दो महान शक्तियों के बीच में लड़ा गया। पहली जो महान शक्ति थी वो थी अमेरिका, यानी कि USA, और दूसरी थी सोवियत संघ, यानी कि USSR। इन दोनों के बीच में विचारधारा की महत्ता को लेकर दोनों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध एक दूसरे के विचार को नीचे और अपने विचार को उत्कृष्ट और प्रबल दिखाने यह युद्ध हुआ। इसमें अंतर्गत अमेरिका तीन विचार को प्रमुखता देता था। जो पहला थी पूंजीवादी, उदारवादी और लोकतंत्र। इन तीन विचारधाराओं की तरफ अमेरिका था। यह अमेरिका इन तीन विचारधाराओं को मान्यता देता था और वहीं USSR का जो विचारधारा थी वह साम्यवादी और समाज को बढ़ावा देते थे। तो इन दोनों अपने अपने विचारधाराओं को प्रबल दिखाने के लिए या हमारी विचारधारा ज़्यादा बेहतर है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वह काफ़ी सारे गठबंधन का निर्माण करके, गुटों का निर्माण करके यह युद्ध चला। आइए इसके अंतर्गत आगे समझते हैं। विचारात्मक मतभेद के कारण शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। एक दूसरे का जो विचारात्मक मतभेद है इसके कारण शीत युद्ध का आरंभ हुआ। इस कारण विश्व दो हिस्सों में बढ़ गया। जो विश्व था शीत युद्ध के दौरान दो हिस्सों में बढ़ गया। एक था पहली दुनिया और दूसरा था दूसरी दुनिया। पहली दुनिया के अंतर्गत उन देशों को कहा जाता था जो USA के साथ थे और दूसरी दुनिया उन देशों को कहा जाता था जो USSR के साथ थे। उसके बाद तीसरी दुनिया का निर्माण हुआ जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत जिसका निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत जो दुनिया आती है वो तीसरी दुनिया के अंतर्गत आती है। खैर अभी हम लोग को पहली और दूसरी दुनिया पे ध्यान देना है। आगे हम लोग समझते हैं एक दूसरे के विचार को कमजोर और अपने विचार को उच्च दिखाने के लिए तथा अपने विचार को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ गठबंधन का निर्माण किया। जो ये दोनों महान शक्ति थी एक दूसरे के विचार को कमजोर दिखाने के लिए और अपने विचार को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ गठबंधनों का इन्होंने निर्माण किया। आइए समझते हैं कौन कौन से थे वो। USA ने नेटो, सीटो और सीएनटो का निर्माण किया और वहीं USSR ने वार्सा पैक्ट के गठबंधन का निर्माण किया। अभी इन सबको हम आगे समझते हैं। आइए अब आगे देखते हैं।
यह जो विचारधाराएं थीं, आइए सबसे पहले इन पर नज़र डालते हैं कि यह विचारधारा हैं क्या। पहली है पूंजीवादी विचारधारा, जिसको प्रोत्साहन अमेरिका देता है। यह विचारधारा को आइए समझते हैं। पूंजीवादी के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथों में होता है। जो भी देश में उत्पादन संबंधी फैसले हैं, जो भी उत्पादन कार्य है, इसका जो अधिकार होता है वो सामान्य जनता के हाथों में होता है। यानी निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यानी जो निजी क्षेत्र हैं, जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहाँ बात की जा रही है, और सरकार की अनुमति की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है किसी भी उत्पादन के लिए। यानी यहाँ पे कोई भी उत्पादन हेतु सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, और कोई भी उत्पादन हेतु यह पूरी तरह से स्वतंत्र है। आगे देखते हैं समाजवादी। और वहीं जो समाजवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथों में होता है। जो उत्पादन संबंधी फैसले हैं, उनको फैसलों को लेने का जो अधिकार है वह मुख्य रूप से सरकार के हाथों में होता है। अर्थ कि गवर्नमेंटल होता है, एक तरह से सरकारी कार्य होता है। सारे कार्य जो होते हैं वो सरकार की निगरानी में होते हैं। निजी क्षेत्र पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, फिर सरकार के अनुसार कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, या होते भी हैं तो वह पूरी तरह से सरकार के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट की है। यहाँ पे कोई भी उत्पादन कार्य सरकार की निगरानी भी होगा, कोई भी निजी क्षेत्र यहाँ पर नहीं होता है। यह किसका मानना था? यह विचारधारा सोवियत संघ यूएसएसआर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है उदारवाद। उदारवाद अमेरिका द्वारा माना जाता था, या विचार को मान्यता दी जाती थी। उदारवाद में इस विचार के अंतर्गत देश के अधिक से अधिक स्वतंत्र प्रदान करना या का प्रयास, इस विचारधारा के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना का प्रयास किया जाता था। तो वहाँ के नागरिकों को उदारवाद विचारधारा के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी उदारवाद के अंतर्गत। यानी कि व्यक्तियों को क्या बनाया जाता था? स्वतंत्र बनाया जाता था, विचारात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वहीं साम्यवादी में अगर हम देखें तो साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित थी। यहाँ पर जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए जाते थे, और वहीं जो साम्यवाद था वो समानता को अधिक प्रधानता देता था। वो लोगों के बीच समानताओं को अधिक महत्व देता था, और जहाँ समानता होती है वहाँ कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने MPS 001 चैप्टर में देखा था। समानता और स्वतंत्रता के बीच हमने इसको आपको डिफाइन किया था कि जहाँ स्वतंत्रता को प्रबलता दी जाती है वहाँ समानता खतरे में आ जाती है, और जहाँ समानता को अगर प्रबलता दी जाती है वहाँ स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। तो यह दोनों आपस में कैसे हुए? अपोजिट हुए। आगे देखते हैं लोकतंत्र, यानी अमेरिका का विचारधारा है ये। अमेरिका के अंतर्गत जो विचारधारा आती थी लोकतंत्र, इसमें जनता अपने शासन का चुनाव करती है। जनता क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से अपने नेता का, अपने शासक का चुनाव करती है। और वहीं समाजवाद जो यूएसएसआर का मानना था, जनता अपने सरकार का चुनाव स्वयं ना करती है। यहाँ पे जो जनता है वो अपने सरकार का चुनाव स्वयं नहीं करती है, और यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का शासन चलता है जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। समाजवाद के अंतर्गत एक ही पार्टी पूरा कार्य करती है, उस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, और ऐसी विचारधारा समाजवाद के अंतर्गत आती है। और ये कहाँ लागू थी? यूएसएसआर की लागू थी। आइए अब आगे समझते हैं। अब ओवरऑल हम देखें तो शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है, शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, या रक्त रंजित युद्ध ना होकर केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है। यानी कैसी लड़ाई? विचारधारा पर, विचार हेतु लड़ाई,
अपने विचार की प्रधानता हेतु लड़ाई होती है। दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्तियों युद्ध के अलावा अलग अलग तरीके यानी गठबंधन बनाकर हथियारों का निर्माण करके खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती हैं तथा युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती हैं। वह एक दूसरे से फेस टू फेस युद्ध नहीं करने चाहती हैं, इसकी जगह वह गठबंधन बनाकर हथियारों को खरीद कर नए नए परमाणु हथियार बनाकर एक दूसरे को अपनी अपनी शक्तियों का बघार करती हैं, यानी अपनी अपनी शक्तियों को उच्च दिखाना चाहती हैं। ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के कारण विश्व में जो शक्तियों का केंद्र है वह पट गया और यह दो हो गया। विश्व में शक्तियों के दो केंद्र हो गए। इस चीज़ को हम द्विध्रुवीयता कहते हैं। आगे देखते हैं सैन्य संधि संगठन। तो एक दूसरे के विचार को कम दिखाने के लिए और अपने विचार को प्रबल दिखाने के लिए, उच्च दिखाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने कुछ गठबंधनों का निर्माण किया, कुछ संगठनों का निर्माण किया। जैसे अमेरिका ने नेटो का निर्माण किया। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन का निर्माण किया 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक दूसरे की मदद करना, मिलजुल कर रहना और एक पर हमला हो तो दूसरे पर हमला समझा जाना, ऐसा माना जाता था। यानी नेटो संगठन के अंतर्गत जो भी देश सदस्य होते थे वो एक दूसरे की मदद करते थे और अगर उन देशों पर एक पर भी अगर हमला होता था तो उसको दूसरे देश पर हमला समझा जाता था और उसकी मदद यूएसए करता था। नेक्स्ट है सीएटो, साउथ कास्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन था यह 1954 में हुआ। साम्यवादी की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों की रक्षा करना ही क्या था इसका मेन उद्देश्य था। इस संगठन का मेन उद्देश्य था कि जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं उससे जो साम्यवादी यानी जो यूएसएसआर की जो विस्तारवादी नीति थी इसकी रक्षा करना। नेक्स्ट है सीएटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1955 में गठन हुआ। यूएसएसआर को मध्य पूर्व से दूर रखना इसका मेन उद्देश्य था, यानी जो मध्य पूर्व था उससे यूएसएसआर की विस्तारवादी नीति को दूर रखना इसका मेन उद्देश्य था और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना इसका दूसरा मेन उद्देश्य था। आइए इसमें आगे समझते हैं जो यूएसएसआर द्वारा संगठन बनाया गया था वर्सा संधि। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य नेटो में शामिल देश से मुकाबला करना इसका मेन उद्देश्य था। अब गुट निर्माण करने के कारण को समझते हैं कि इन देशों ने गुट क्यों निर्माण किया। पहला है महाशक्तियों का छोटे देशों से गठबंधन। महाशक्ति क्या ज़रूरतें होती थीं या वह क्यों, उनकी क्या इच्छा थी गठबंधन बनाने से, उनको क्या लाभ होता था, इसको देखते हैं। उनको जो महत्वपूर्ण संसाधन थे, जो इन छोटे छोटे देशों में जो महत्वपूर्ण संसाधन थे यह इनको आसानी से प्राप्त होते थे। सैनिक ठिकाने, अपने जो सैनिक का जो डिप्लॉयमेंट होता था वह इन देशों में कर सकते थे। भू क्षेत्र यानी कि जो एरिया है जिससे सैनिकों को ट्रेन करने के लिए जो एरिया है वह इन देशों द्वारा इनको मिल जाता था और आर्थिक मदद जो है महाशक्तियों को इन देशों से मिल जाती थी। अब छोटे देशों को महाशक्तियों से क्या लाभ होता था इन गठबंधन के जरिए। सुरक्षा का वायदा, जो महाशक्ति होती थी वह इन देशों से सुरक्षा का वादा करती थी। सैन्य सहायता और हथियार इनको महाशक्तियों द्वारा मिलते थे और इनको भी आर्थिक मदद महाशक्तियों से मिलती थी। फिर शीत युद्ध हुआ नहीं। ऐसा लगा कि दोनों शक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, परंतु युद्ध नहीं हुआ। तो शीत युद्ध कई ऐसे घटना घटे जिनमें लगा कि ये दोनों महाशक्तियों के बीच अब टकराव होगा, परंतु शीत युद्ध नहीं हुआ और यह यूएसएसआर के विघटन के साथ 1990 में यह शीत युद्ध खत्म हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है।
आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले शीत युद्ध की अवधारणा को समझा कि किन दो महाशक्तियों के बीच इस युद्ध का आरंभ हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर। फिर हम लोगों ने इनकी विचारधारात्मक को समझा कि इनके क्या विचार थे, कि इनको ये प्राथमिकता देते थे। फिर हमने शीत युद्ध की परिभाषा को देखा। फिर सैन्य संघी संगठन को हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने अपने विचार को उच्च बनाने के लिए किन संगठनों का निर्माण किया, या उच्च साबित करने के लिए किन नए संगठनों का निर्माण किया। फिर हम लोगों ने गुट निर्माण के कारण को देखा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है कि हम ऐसे और चैप्टर्स बना पाएँ और आपको और नई नई चीज़ें सिखा पाएँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।